आज मार्केट ने एक ऐसा सिग्नल दिया है जिसे इग्नोर करना खतरनाक हो सकता है। सेंसेक्स लगभग 1292 पॉइंट टूटा, निफ्टी 356 पॉइंट गिरा, बैंक निफ्टी 832 पॉइंट नीचे बंद हुआ। लेकिन डराने वाली बात सिर्फ इतनी नहीं है। आज मार्केट ने डायरेक्टली रिएक्ट किया पीएम मोदी की स्पीच पर, रुपी की वीकनेस पर और इंडिया के फॉरेक्स प्रेशर पर। ट्रैवल स्टॉक्स टूटे, होटल स्टॉक्स टूटे, ज्वेलरी स्टॉक्स में सेलिंग आई। क्यों? क्योंकि मार्केट को डर है कि इंडिया अब फॉरेन एक्सचेंज बचाने के मोड में जा सकता है। और ऑनेस्टली ये कंसर्न पूरी तरह इमेजिनरी भी नहीं है। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि पीएम मोदी ने आखिर ऐसा क्या कहा, मार्केट इतना क्यों डर गया है और रुपी वीकनेस कितना बड़ा खतरा है इंडियन इकोनॉमी के लिए। एफआईआई सेलिंग और रेमिटेंसेस का प्रेशर कितना डेंजरस है और इन्वेस्टर को अभी करना क्या चाहिए। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि आज की गिरावट सिर्फ नॉर्मल करेक्शन नहीं लग रही है। दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ सुमन और मैं हूं आपका पर्सनल वेल्थ गाइड और आप देख रहे हैं मेरा चैनल इन्वेस्टिंग विद सौरभ। याद दिलाना चाहूंगा, मैं एक सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं हूं, इसलिए कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय जरूर ले लें। पहले बात करते हैं पीएम मोदी की स्पीच, जिसने मार्केट को हिला दिया। आज कल पीएम मोदी ने लोगों से अपील की कि अननेसेसरी फॉरेन ट्रैवल्स अवॉइड करो, गोल्ड बाइंग कम करें, कार पूलिंग करें, इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स का कंजम्पशन कम करें। अब नॉर्मली पॉलिटिशियंस ऐसी बातें कैजुअली नहीं बोलते हैं, वो भी प्राइम मिनिस्टर के लेवल पे। मार्केट ने इसका मतलब निकाला कि इंडिया फॉरेन करेंसी बचाने की कोशिश कर रहा है और इसी वजह से आज ट्रैवल सेक्टर में प्रेशर आया, होटल स्टॉक्स टूटे, ज्वेलरी स्टॉक्स में सेलिंग दिखी, क्योंकि मार्केट को लगा कि अगर इंपोर्टेड कंजम्पशन कम करने की बात हो रही है, वो भी सीधे प्राइम मिनिस्टर से, तो गवर्नमेंट फ्यूचर में इकोनॉमिक प्रेशर को लेकर कॉशियस हो सकती है। और ऑनेस्टली इंडिया की सिचुएशन समझना बहुत ज़रूरी है। इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इंपोर्ट बिल। इंडिया एक कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, हमारी इकोनॉमी हेविली इंपोर्ट डिपेंडेंट भी है। सबसे ज़्यादा पैसा जाता है क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स में, गोल्ड इंपोर्ट्स में, इलेक्ट्रॉनिक इंपोर्ट्स में, फर्टिलाइज़र इंपोर्ट्स में। और अगर क्रूड ऑयल महंगा हो जाए तो रुपया कमज़ोर हो जाता है, फॉरेन मनी बाहर निकलने लगे तो प्रेशर बनना शुरू हो जाता है इकोनॉमी पर। और यही चीज़ अभी मार्केट डिस्काउंट कर रहा है। रुपी की वीकनेस, असली खतरा यही है। बहुत लोग सिर्फ स्टॉक मार्केट गिरने को खतरा समझते हैं, लेकिन एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर्स जानते हैं कि सबसे खतरनाक चीज है करेंसी की वीकनेस। अगर रुपया लगातार कमजोर होता है तो इंपोर्ट्स महंगे होते जाते हैं, इन्फ्लेशन बढ़ता है, कंपनीज की मार्जिन श्रिंक करती है और फॉरेन इन्वेस्टर्स पैसा निकालना शुरू कर देते हैं स्टॉक मार्केट से। और अभी एग्जैक्टली वही फियर मार्केट में दिखाई दे रहा है। एफआईआई सेलिंग और रेमिटेंसेस वाला इशू। अब एफआईआई लगातार नेट सेलर बने हुए हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स इंडिया से पैसा निकाल रहे हैं, लेकिन उससे भी बड़ी चिंता की बात क्या है, रेमिटेंसेस प्रेशर। इंडिया को गल्फ कंट्रीज से मैसिव रेमिटेंसेस मिलते हैं। अगर जियोपॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बढ़ती है, मिडिल ईस्ट में प्रेशर आता है, तो इंडिया को मिलने वाले रेमिटेंस फ्लो पे भी इंपैक्ट आ सकता है और यही चीज रुपये पे एडिशनल प्रेशर डाल सकती है। आप बात समझें, मिडिल ईस्ट से पैसा इंडिया आता है, अगर वहां प्रेशर आएगा तो इंडिया के इनफ्लो पे भी फर्क पड़ेगा और इस वजह से रुपया और प्रेशर में आ सकता है। यानी एफआईआई की सेलिंग चल ही रही है, एक्सपेंसिव ऑयल है, और लेकिन इसके ऊपर जो तड़का लग रहा है कि अगर मिडिल ईस्ट से जो रेमिटेंसेस पैसे आ रहे हैं उसका भी अगर स्लो डाउन हो गया तो ये तीनों मिलकर रुपी वीकनेस को एक खतरनाक लेवल तक ले जा सकता है। एक और स्ट्रक्चरल इशू है इंडिया और यूएस का इंटरेस्ट रेट का गैप। अगर यूएस यील्ड्स अट्रैक्टिव रहती हैं, बॉन्ड यील्ड्स, तो फॉरेन इन्वेस्टर इमर्जिंग मार्केट से पैसा निकालता जाएगा,
क्यों? क्योंकि उन्हें सेफर एसेट्स, यूएस एसेट्स में बेहतर रिटर्न दिखते हैं और यही वजह है कि कैपिटल आउटफ्लो का रिस्क बढ़ जाता है। इसलिए सिर्फ ईरान वॉर नहीं, ग्लोबल मॉनेटरी एनवायरनमेंट भी इंडिया के मार्केट पर असर डाल रहा है। एनर्जी क्राइसिस का इंडिया पे बहुत बड़ा असर नजर आ रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट जियोपॉलिटिकल पॉइंट कि इंडिया इज द नेट एनर्जी इंपोर्टर कंट्री और ईरान वॉर का बिगेस्ट रिस्क क्या है? ऑयल सप्लाई डिसरप्शन। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज अगर लगातार इसी तरह से प्रभावित रहता है, शिपिंग कॉस्ट बढ़ती रहती है, तो इंडिया का इंपोर्ट बिल एक्सप्लोसिव रूप से बढ़ सकता है और यही मार्केट का सबसे बड़ा डर भी है। इसीलिए एयरलाइंस प्रेशर में है, ऑयल मार्केटिंग कंपनियां प्रेशर में हैं, ट्रैवल सेक्टर पे दबाव है, लेकिन सबसे ज्यादा यही वाली सेक्टर्स हैं जो एयरलाइंस, जेट फ्यूल एक्सपेंसिव हो जाएंगे, इनके मार्जिन्स प्रेशर में आ जाएंगे, डबल रिस्क में है। एक्सपेंसिव ऑयल, साथ ही साथ दूसरी तरफ से वीक ट्रैवल सेंटिमेंट जो प्रधानमंत्री द्वारा कह दिया गया कि ट्रैवल अवॉइड करें। लाइकवाइज होटल एंड ट्रैवल स्टॉक्स, पीएम मोदी की अपील के बाद सीधे तौर पे ये स्टॉक्स अफेक्ट होते हुए देखे गए। लग्जरी स्पेंडिंग्स का स्लो डाउन का डर है। ज्वेलरी स्टॉक्स, गोल्ड बाइंग अवॉइड करने की अपील डायरेक्ट पीएम मोदी से। मार्केट को डर है कि शॉर्ट टर्म डिमांड स्लो डाउन हो जाएगी और ऑयल मार्केटिंग कंपनियां, इनके मार्जिन फर्दर कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगे। वो पहले से ही दबाव में हैं और प्रेजेंट सिचुएशन के बाद वो उनके लॉसेस बढ़ जाएंगे। क्रूड एक्सपेंसिव हो जाएगा, लेकिन प्राइस तुरंत पास ऑन करना आसान नहीं है, इसलिए ऑयल मार्केटिंग कंपनियों पे दबाव बढ़ता जाएगा, समझने की जरूरत है। अब इसमें से ऐसा नहीं है कि सारे के सारे सेक्टर्स एक ही जैसे हैं, कुछ रिलेटिवली सेफर सेक्टर्स भी हैं। डिफेंसिव सेक्टर्स जैसे एफएमसीजी गुड्स हो गए, डेली कंजम्पशन और बिजनेस रिलेटिवली स्टेबल रहेगा। फाइनेंशियल्स अभी भी स्ट्रॉन्ग, प्राइवेट बैंक्स अभी भी इंडिया ग्रोथ स्टोरी का कोर है, लेकिन सेलेक्टिव अप्रोच रखना बहुत ज़रूरी है। डिफेंस वॉर एनवायरनमेंट के कारण अभी भी वॉर का नैरेटिव डिफेंस सेक्टर को सपोर्ट कर रहा है और रिन्यूएबल, जितना ऑयल शॉक बढ़ेगा, रिन्यूएबल एनर्जी की नैरेटिव उतनी ही स्ट्रांग होती जाएगी, इसलिए हमें फोकस रखना पड़ेगा रिन्यूएबल सेक्टर पर। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या इंडिया किसी फिनेंशियल इमरजेंसी की तरफ जा रहा है? आज मार्केट में बहुत ज़्यादा ये अफवाह उड़ रही थी, खासकर पीएम मोदी के स्पीच के बाद, कि कहीं इंडिया में फिनेंशियल इमरजेंसी तो नहीं लगेगा। मेरा ऑनेस्ट आंसर है कि नहीं, ये गलत है। सिचुएशन उतनी भी खराब नहीं है कि फिनेंशियल इमरजेंसी लगाने की नौबत आ जाए। इंडिया की श्रीलंका जैसी पोजीशन में नहीं है। फॉरेन रिजर्व्स अभी भी स्ट्रॉन्ग है, इकोनॉमी डाइवर्सिफाइड है और आरबीआई के पास एक से एक टूल्स हैं। लेकिन रिस्क कंप्लीटली इग्नोर करना भी खतरनाक होगा, क्योंकि मार्केट अब क्लियरली मैक्रो स्ट्रेस को प्राइस करना शुरू कर चुका है। इन्वेस्टर्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट सीख, कि आज का सबसे इंपॉर्टेंट लेसन आज के मार्केट को देखते हुए, कि ट्रू डाइवर्सिफिकेशन का मतलब सिर्फ 10 म्यूचुअल फंड रखना नहीं। रियल डाइवर्सिफिकेशन आपका बहुत बड़ा हथियार बनेगा इस तरह की फाइनेंशियल क्रंच वाली सिचुएशन में। जियोपॉलिटिकल डाइवर्सिफिकेशन मैं फिर कह रहा हूं कि बहुत ज़रूरी है। आई मीन जियोग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन। सिर्फ इंडियन स्टॉक मार्केट तक सीमित रख के आप अपने पोर्टफोलियो को बहुत हद तक कॉन्स्ट्रिक्ट कर रहे हैं, उसे ग्रो करने का मौका नहीं दे रहे हैं। सो यू शुड जियोग्राफिकली डाइवर्सिफाई, आइदर थ्रू गिफ्ट सिटी, आइदर थ्रू ईटीएफ्स, आइदर थ्रू म्यूचुअल फंड्स। वो आपके ऊपर है कि किस तरीके से आप कंफर्टेबल हैं, बट जियोग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन इज द कॉल ऑफ द डे। इसके अलावा एसेट क्लास डाइवर्सिफिकेशन, सिर्फ इक्विटी तक सीमित रखना अपने पोर्टफोलियो को, उसके लिए घातक हो सकता है। करेंसी की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अगर रुपी वीक हो रहा है तो आपको करेंसी एडजस्टेड रिटर्न्स का कॉन्सेप्ट समझना होगा। अगर हम सिर्फ रुपी के टर्म में अर्न कर रहे हैं और रुपी वीक होता जा रहा है, तो इनडायरेक्टली हमारी अर्निंग भी वीक होती जा रही है। इसलिए हम अगर इंटरनेशनली डाइवर्सिफाई करते हैं तो हम
करेंसी डेप्रिसिएशन के बावजूद हमारी अर्निंग्स जो कि फॉरेन एक्सचेंज के टर्म में होगी, तो इसलिए हमें लॉस नहीं होगा, हमारा प्रॉफिट ज़्यादा होगा। सिर्फ नॉमिनल रिटर्न्स देखकर खुश होना काफ़ी नहीं है। वी हैव टू सी करेंसी एडजस्टेड रिटर्न्स। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए? पैनिक सेलिंग नहीं, लीवरेज ट्रेडिंग नहीं, न्यूज़ देखकर इंपल्सिव बाइंग या सेलिंग नहीं, शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी से डरना स्मार्ट स्ट्रेटजी नहीं है। एसआईपी बंद मत करो। करेक्शंस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए हमेशा ही अपॉर्चुनिटी होती है, चाहे कैसा भी सिचुएशन हो। इमरजेंसी फंड आपके पास तैयार होना चाहिए, कम से कम 3 से 6 महीने का। क्रूड ऑयल सेंसिटिव बिजनेस को आपको दोबारा रिव्यू करने की ज़रूरत है, चाहे वो एयरलाइंस हो, ओएमसीज हो या इंपोर्ट हैवी सेक्टर्स हो। वो अगर आपके पोर्टफोलियो में हैं और आपका होराइजन शॉर्ट टर्म का है, तो आपको उसको रिव्यू करना होगा। किसी भी नैरेटिव को ब्लाइंडली फॉलो मत करो। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आपको इंडिपेंडेंट थिंकिंग ज़रूरी है। सिर्फ टीवी एक्सपर्ट्स या फंड मैनेजर की नैरेटिव सुनकर ब्लाइंडली बाई या सेल नहीं करना है। कंपनीज को वैल्यूएशन के हिसाब से देखो, मार्जिन के हिसाब से देखो, लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी के बेसिस पे इवैल्यूएट करो। लॉन्ग टर्म थीम पे फोकस रखो। शॉर्ट टर्म पैनिक अलग चीज़ है, लेकिन एआई, डिफेंस, रिन्यूएबल एनर्जी, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग, ये डिकेडल थीम अभी भी हैं, ये कहीं नहीं जा रहे हैं। इसलिए इन सेक्टर्स में अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड हैं, तो कहीं से आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो फाइनल कंक्लूजन ये था कि आज मार्केट ने क्लियरली दिखा दिया कि इन्वेस्टर्स डरे हुए हैं रुपी की वीकनेस की वजह से, फॉरेन एक्सचेंज में प्रेशर की वजह से, एक्सपेंसिव ऑयल की वजह से और जियोपॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी की वजह से। इसलिए ट्रैवल स्टॉक्स टूटे, होटल सेक्टर गिरा, ज्वेलरी सेक्टर्स वीक हुए। लेकिन फियर और पैनिक में फर्क होता है। स्मार्ट इन्वेस्टर डेटा समझते हैं, इमोशंस को कंट्रोल करते हैं और लॉन्ग टर्म की सोचते हैं। आपको पैनिक नहीं करना है, आपको प्रिपेयर्ड रहना है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना और कमेंट में बताइए आपको क्या लगता है, रुपी वीकनेस आने वाले महीनों में इंडिया के मार्केट के लिए क्या बहुत बड़ा खतरा है? कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताना। जल्दी ही मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ। तब तक सौरभ सुमन साइनिंग ऑफ।